आज के इस विश्लेषण में सीधे गोता लगाते हैं एक ऐसी शानदार वैज्ञानिक जासूसी कहानी में जो हमें आकार में बहुत बहुत छोटा करते हुए पदार्थ के उन अदृश्य बुनियादी ढांचों तक ले जाती है जिन्हें हम परमाणु या एटम कहते हैं। ये एक ऐसा सफर है जो विज्ञान की सबसे बड़ी पहेलियों को हमारे सामने परत दर परत खुलता है। हम अपने आसपास जो भी चीजें छूते हैं वो एकदम ठोस लगते हैं, लेकिन जरा सोचकर देखिए, अगर ये पता चले कि ब्रह्मांड का हर वो हिस्सा जिसे छुआ जा सकता है वो असल में 99.9% सिर्फ खाली जगह है, यानी एम्प्टी स्पेस है, तो कैसा लगेगा? ये बात सच में वास्तविकता की हमारी पूरी समझ को चुनौती देती है। ये चौंकाने वाला लग सकता है, लेकिन यही परमाणु की असली सच्चाई है। तो चलिए आज हम इसी दिलचस्प सफर पर निकलते हैं। परमाणु के शुरुआती ब्लूप्रिंट से लेकर इसके अंदर छिपे उप परमाणविक कणों की खोज, फिर क्वांटम थ्योरी का वो जादुई मॉडल, समस्थानिकों का गणित, और आखिर में ये देखेंगे कि कैसे ये सब आज की आधुनिक चिकित्सा और वास्तविक दुनिया को चला रहा है। इस वैज्ञानिक जासूसी कहानी की शुरुआत होती है परमाणु के सबसे शुरुआती मॉडल्स से। जॉन डाल्टन ने सबसे पहले कहा था कि हर चीज अविभाज्य परमाणुओं से बनी है, लेकिन असली मजा तो तब शुरू हुआ जब हर नए वैज्ञानिक ने पुराने मॉडल में एक खामी ढूंढी और उसे पैच किया। 1897 में जे थॉमसन ने कैथोड रे ट्यूब का इस्तेमाल करके इलेक्ट्रॉन की खोज की और अपना मशहूर प्लम पुडिंग मॉडल दिया, बिल्कुल ऐसे जैसे किसी पुडिंग में प्लम धन से हों। पर 1911 में अर्नेस्ट रदरफोर्ड ने सोने की बहुत ही पतली पन्नी पर अल्फा कणों की बौछार कर दी। हुआ ये कि ज्यादातर कण सीधे आर पार निकल गए। इससे साबित हो गया कि परमाणु अंदर से ज्यादातर खोखला है और सारा द्रव्यमान एक बहुत ही छोटे से केंद्र यानी नाभिक में इकट्ठा है। इसके बाद प्रोटॉन और न्यूट्रॉन की खोज ने इस पूरी उप परमाणविक तस्वीर को मुकम्मल कर दिया। रदरफोर्ड का ये निष्कर्ष सच में दिमाग घुमा देने वाला है। परमाणु का आकार उसके नाभिक से लगभग 1,00,000 गुना बड़ा होता है। इस पैमाने को ऐसे समझते हैं, अगर परमाणु का नाभिक एक छोटे कंचे जितना हो तो उसके चारों ओर घूमने वाले इलेक्ट्रॉनों का बादल आधा मील चौड़ा होगा। बिल्कुल सही सुना, आधा मील। यही वजह है कि ये ब्रह्मांड ज्यादातर खाली जगह है। अब सवाल ये उठता है कि इस खाली जगह में आखिर है क्या? चलिए उन 3 मुख्य कणों पर नजर डालते हैं जो इस पूरे सिस्टम को चलाते हैं। यहाँ सबसे अहम बात यह है कि परमाणु का पूरा व्यवहार द्रव्यमान और आवेश के इसी बंटवारे पर टिका है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों का द्रव्यमान लगभग 1 AMU होता है और ये दोनों मिलकर केंद्र में एक बहुत भारी नाभिक बनाते हैं। दूसरी तरफ है इलेक्ट्रॉन्स, जो प्रोटॉन के मुकाबले लगभग 1836 गुना हल्के होते हैं, लेकिन फिर भी ये बाहर एक विशाल बादल में तेजी से घूमते हुए पूरे परमाणु के आवेश को बेहतरीन तरीके से संतुलित रखते हैं। सब कुछ एकदम सही लग रहा था, है ना? लेकिन रदरफोर्ड्स के इस सौर मंडल जैसे मॉडल में एक बहुत बड़ी गड़बड़ थी, और यहीं पे एंट्री होती है क्वांटम मॉडल की। इस गड़बड़ को 10⁻⁸ सेकंड की समस्या कहते हैं। बात यह है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर गोल घूम रहा है तो वो लगातार अपनी दिशा बदल रहा है, मतलब वो त्वरित या एक्सेलरेट हो रहा है। मैक्सवेल के विद्युत चुंबकीय सिद्धांत के अनुसार ऐसे त्वरित आवेश को लगातार रेडिएशन छोड़ना चाहिए, और अगर ऐसा हुआ तो इलेक्ट्रॉन अपनी सारी ऊर्जा खोकर सिर्फ 10⁻⁸ सेकंड में सीधे नाभिक में गिर जाएगा। इसका सीधा सा मतलब था कि रदरफोर्ड का मॉडल ये समझा ही नहीं पाया कि कोई भी पदार्थ स्थिर कैसे रह सकता है। तो फिर परमाणु नष्ट क्यों नहीं होता? यही नील्स बोहर ने आकर एक शानदार समाधान दिया। यहाँ दिलचस्प बात यह है कि बोहर ने सुझाव दिया कि इलेक्ट्रॉन कुछ खास गैर विकिरण वाली स्थिर कक्षाओं में ही परिक्रमा करते हैं। इन परमिटेड कक्षाओं में घूमते हुए वो अपनी ऊर्जा बिल्कुल नहीं खोते और एक संतुलन उन्हें बिना रेडिएशन छोड़े अपनी जगह पर बनाए रखता है। बोर ने प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत का इस्तेमाल किया और बताया कि ऊर्जा वास्तव में क्वांटाइज्ड है। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन का कोणीय संवेग हमेशा h/2π का एक पूर्णांक गुणक होता है। आसान शब्दों में कहे तो इलेक्ट्रॉन केवल तभी ऊर्जा लेते या छोड़ते हैं जब वे इन खास कक्षाओं के बीच एक निश्चित छलांग या क्वांटम लीप लगाते हैं, और बस पदार्थ की स्थिरता की इतनी बड़ी गुत्थी हमेशा के लिए सुलझ गई। अब जब परमाणु का ढांचा स्थिर हो गया है तो देखते हैं कि ये कण मिलकर अलग अलग तत्वों को कैसे पहचान देते हैं, खासकर समस्थानिक या आइसोटोप्स के रूप में। परमाणु क्रमांक यानी Z और द्रव्यमान संख्या यानी A ही किसी तत्व की पहचान तय करते हैं।
ये स्लाइड बहुत ही शानदार तरीके से आइसोटोप और आइसोबार का फर्क समझाती है। आइसोटोप एक ही तत्व के अलग-अलग रूप हैं, जैसे ऑक्सीजन 16 और ऑक्सीजन 18। इनमें प्रोटॉन तो बराबर होते हैं, लेकिन न्यूट्रॉन की संख्या अलग होती है। दूसरी तरफ आइसोबार पूरी तरह से अलग तत्व होते हैं, जिनका कुल वजन बस इत्तेफाक से एक जैसा होता है। कभी सोचा है कि पीरियोडिक टेबल पर तत्वों का द्रव्यमान अक्सर दशमलव में क्यों होता है? ये गणना उस रहस्य को सुलझाती है। क्लोरीन का ही उदाहरण लेते हैं। प्रकृति में इसके दो मुख्य समस्थानिक पाए जाते हैं। क्लोरीन 35, जो लगभग 75.8% है, और क्लोरीन 37, जो करीब 24.2% है। जब हम इन प्रतिशतों को दशमलव में बदलकर उनके सटीक द्रव्यमान से गुणा करते हैं और फिर उन्हें जोड़ते हैं, तो हमें 35.45 AMU मिलता है। ये कोई आधा अधूरा कटा हुआ न्यूट्रॉन नहीं है, बल्कि प्रकृति में मौजूद समस्थानिकों का एक गणितीय औसत है। ये सब सिद्धांत तो बहुत ही दिलचस्प हैं, लेकिन इस सब का असल दुनिया में क्या फायदा है? चलिए, इस विज्ञान के सबसे बेहतरीन नतीजों को देखते हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ये पूरा ज्ञान कैसे काम आता है। कार्बन 14 की मदद से प्राचीन कलाकृतियों की उम्र का पता लगाया जाता है। कोबाल्ट 60 से औद्योगिक पाइपलाइनों की एक्सरे जैसी जांच होती है। इतना ही नहीं, सीजियम 137 और गोल्ड 198 का उपयोग प्रदूषण को ट्रैक करने और नसबंदी में होता है। और चिकित्सा के क्षेत्र में तो ये किसी चमत्कार से कम नहीं है। रेडियोथेरेपी, सीटी स्कैनिंग और शरीर के अंदर बीमारियों का सटीक पता लगाना इसी समझ की देन है। परमाणु के अंदर की ये गहरी समझ हमें अपने भौतिक संसार को सुरक्षित रूप से बेहतर बनाने की अद्भुत शक्ति देती है। तो जे थॉमसन के उस साधारण प्लम पुडिंग मॉडल के रेखाचित्रों से लेकर आज की जीवन रक्षक न्यूक्लियर मेडिसिन तक का ये सफर सच में अविश्वसनीय रहा है। परमाणु के अंदर की उस खाली जगह ने हमारी दुनिया को नई संभावनाओं से पूरी तरह भर दिया है। अब ये सोचना बहुत ही रोमांचक है कि भविष्य में इस क्वांटम दुनिया के और कौन से गहरे रहस्य हमारे सामने खुलेंगे। ये एक ऐसा सवाल है जो विज्ञान की इस अंतहीन यात्रा को हमेशा आगे बढ़ाता रहेगा।